जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज 28 सितंबर है और 28 सितंबर का हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए मैप प्रैक्टिस। तो लगभग सभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग ये टॉपिक्स मैप बेस्ड ही हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए तीस्ता जल संधि विवाद। ठीक है, तो इसके साथ जो है तीस्ता जल संधि विवाद जो है, इसमें एक और अभी आप देख रहे होंगे करंट न्यूज में कि आप कावेरी विवाद भी देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कावेरी विवाद को मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग अगर पहले देखे होंगे वीडियो तो आप लोगों को पहले ही जानकारी होगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। हम लोग आज इस वीडियो में तीस्ता जल विवाद देखने वाले। उसके बाद से बालसम के फूल, इसको देखेंगे। देखिए नॉर्मल लग रहा होगा टॉपिक, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद से वानचुआ उत्सव। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लगभग सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसको ध्यान में रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे आप लोग। ये सभी जो होते हैं ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। और अब देखिए आप ये जो पूरा वीडियो का जो ये मैं बनाया हूँ, ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को जरूर अपना प्यार दीजिएगा लाइक करके, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है तीस्ता जल विवाद। देखिए तीस्ता जल विवाद जो है, मैं इसका कोई भी कहानी नहीं बताने वाला हूँ। नॉर्मल हम लोग को पता है कि तीस्ता जल विवाद जो है, मतलब ये अभी से नहीं है, ये 1971 से है। ठीक है, मतलब 1971, समझ रहे हैं आप। तो ये लंबे समय से चल रहा है, कई लगातार। अब जब विवाद किसी भी चीजों के पीछे में क्या हो सकता है आप बताइए। नॉर्मली अभी जो है हम लोग कावेरी विवाद, मेन विवाद का क्या मतलब, विवाद का मतलब केवल इतना है कि यदि आपको 2 कंडीशन है, या तो अगले देश या फिर राज्य को इस जल की जरूरत है और उसको जल नहीं मिल रही है, तब विवाद होगा। दूसरा कंडीशन, अगर किसी जैसे अब कोई अलग देश है या राज्य है, उसके अंतर्गत जो ये आप रिवर ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये रिवर का एक तरीके से फ्लो जो देख रहे हैं आप, इस फ्लो पे अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, हो सकता है कि इस रिवर में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए। आप अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे अगला राज्य नहीं कर पा रहा है, तो उस चक्कर में फिर विवाद होता है। 2 कंडीशन यहाँ पे होते हैं। तो अभी जो विवाद देख रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे चाहे आप कावेरी का देखें चाहे तीस्ता का देखें, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि जो दक्षिणी क्षेत्र में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत कम जो है बारिश हुआ है हमारे खुद दक्षिणी क्षेत्र में। तो उसके कारण से भी जो उधर कावेरी विवाद चल रहा है, सेम कंडीशन इधर से भी ऐसी ही है। क्योंकि जो तीस्ता है वो बहुत ज्यादा इसका भूमिका होता है। आप आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में आप लोग को बहुत ज्यादा ही एक इसकी भूमिका होती है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा इसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, ये मायने रखता है। ठीक है, तो इसके कारण से यहाँ पे अब ये अलग देश हो गया, तो हमारा फिर इंडिया यहाँ पे मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये विवाद है। और हम लोग ये कहें कि अभी न्यूज में क्यों है, तो ये विवाद के कारण से न्यूज में है। प्लस अभी जो है पश्चिम बंगाल में ये लोग ये भी चाह रहे हैं, मतलब पश्चिम बंगाल से, अब क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से होते हुए, हमारे पश्चिम बंगाल जो राज्य है उससे होते हुए, आप लोग उतना मैप जान रहे होंगे। ठीक है, मैप आप लोगों को मैं देखिए, आप लोगों को मैं फिर भी दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मैप वगैरह जो है अपने इंडिया का खास करके अच्छे से आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीस्ता रिवर है। ठीक है, और ये सिक्किम का क्षेत्र है। आप ये वाला एरिया जो देखेंगे थोड़ा सा यहाँ तक की, बल्कि ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही आप आगे आएंगे, तो ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये है पश्चिम बंगाल का एरिया, ये। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया जो है ये पश्चिम बंगाल में आ रहा है। ये आप इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अगर इतना एरिया को आप देखते हैं, ये इतना एरिया जो है ये आप देख रहे हैं, तो आपको बांग्लादेश में दिख रहा है। जबकि ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में आ रहा है, ये वाला एरिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिक्किम में आ रहा है। ठीक है,
तो अब क्या होता है कि ये जो पूरा एरिया है पश्चिम बंगाल का, जो ये पूरा उत्तरी का क्षेत्र है, यहाँ तक आपको दिखेगा ये पूरा, ये वाला एरिया, ठीक है, इस तरीके से। और ये पूरा सिक्किम का एरिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो अलग अलग हमारे राज्य है, सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल, इनसे हो करके ये वाटर आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, इनके लिए भी बहुत ज्यादा, ये उत्तरी क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का, ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सिक्किम के लिए भी ये जो जल है इसका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अपने कृषि कार्य, अन्य कार्यों के लिए, ठीक है। उसके बाद से जब मैनेजमेंट इधर होता है, फिर ये लोग आगे देश में, फिर ये जो बांग्लादेश है इसके अंतर्गत इसको फ्लो करते हैं, छोड़ते हैं इधर पानी, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही विवाद का यहाँ पे कारण बना हुआ है, ठीक है। तो ये कारण है, हम लोग को कारण देखिए, कारण लगभग हम लोग से क्या पूछा जाएगा, मुख्य रूप से मैं ज्यादातर फोकस वहां पे करता हूँ। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे अगर पॉइंट देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि ये आखिर किन किन ऐसे करके देगा टॉपिक की, इनमें से किन किन के बीच में विवाद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, जो सिक्किम है, सिक्किम, ठीक है। और फिर दे देगा यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल, फिर कोई और दे देगा, कुछ और राज्यों का भी नाम दे सकता है, चाहे फंसाने के लिए कुछ भी ऐसा, या फिर देश के लेवल पे पूछेगा तो इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहला ये चीज आपको ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा अगर देखते हैं तो ये अपना पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो हमारा राज्य है, जो पश्चिम बंगाल है वो हमारा राज्य है, और बांग्लादेश के साथ, तो इन दोनों के साथ आप देखेंगे पूरा बॉर्डर टच करता है, तो इसलिए इनके साथ थोड़ा ज्यादा विवाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमारे किसी राज्य के साथ विवाद हुआ तो हमारे पूरे देश के साथ विवाद होगा, क्योंकि अगला जो देश है वो खुद एक देश है ना। तो इसके कारण से यहाँ पे जो है मेन इनका एक तरीके से विवाद ये सब चल रहा है। इससे कहानी जो है, ये कहानी से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। मुख्य रूप से पूछता क्या है, क्या पूछेगा, तीस्ता नदी के बारे में पूछेगा, या फिर तीस्ता की जो मतलब जो तीस्ता नदी है ये किस तरीके से फ्लो हो रही है, कहाँ कहाँ से गुजर रही है, ये सारी चीजें पूछता है। तो कहाँ से गुजर रही है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। तो कौन कौन सा हमारे राज्य के अंतर्गत, तो एक हो गया सिक्किम और दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ठीक है। और निकलती कहाँ है, तो निकलती कहाँ से है, तो ये है पश्चिम बंगाल, सिक्किम से निकलती है, ठीक है। आप लोग को अभी मैप दिखाया, उस मैप में भी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ के देखते हैं। बांग्लादेश के लिए तीस्ता नदी का महत्व, यह नदी बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये जो सिक्किम के लिए लगभग पूरे बाढ़ क्षेत्र को ये कवर करती है, जबकि बांग्लादेश के लिए ये लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का इस नदी में मतलब जल से एक अप्रभावित सूखा रहता है इस क्षेत्र में, ठीक है, जिससे हजारों लोगों का एक जीवन भी नियंत्रित होता है। तो ये नॉर्मल जो मैं आपको बातें बताया, ठीक है, प्रभावित करेंगे ही, ठीक है। आप देखिए फिर से ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा मैप एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। और आप लोगों को एक चीज और दिख रहा होगा कि ये जाकर के कहाँ मिल रही है, तो ये भी याद रखेंगे। ये जो नदी है आप देख रहे हैं कि सिक्किम से निकली, ठीक है, और सिक्किम से निकलने के बाद से ये जो है शायद ये ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं कि ये सिक्किम से निकली, ठीक है, और पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर आपको ये दिखेगी, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल रही है, कहाँ पे, बांग्लादेश के अंतर्गत, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आप ब्रह्मपुत्र का भी पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये चेमायुंडुंग जो ग्लेशियर है वहां से ये निकलता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये पूरा, ठीक। और फिर ये जा करके आप यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जा करके गिर जाता है, ठीक है। चलिए और भी कुछ खास खास बातें इसके बारे में पढ़ते हैं अब। तो तीस्ता नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो हिमालय के निकट, कहाँ पे, तो चुनाथांग, सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम जो राज्य है अपना, वहां से वो निकलता है। सबसे पहला चीज ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद से नदी जो है भारत के सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। यह सिक्किम और बांग्लादेश का मुख्य नदी है, ठीक है, सॉरी, पश्चिम बंगाल की मुख्य नदी है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की मुख्य नदी है।
पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले से होकर के ये प्रवाहित होती है, तो दार्जिलिंग जिला याद रखेंगे आप। ठीक है, तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल का जीवन रेखा कहा जाता है। तो क्या क्या चीज समझ में आया अभी यहाँ पे इस टॉपिक में? पहला पॉइंट कि ये कहाँ से निकल रही है, तो याद रखेंगे सिक्किम का एक जगह है चुनाथांग। ठीक है, तो वहां से निकल रही है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर के, हमारे दो राज्य हैं, इससे होकर के प्रवाहित होती है। तीसरा, ये सिक्किम और जो पश्चिम बंगाल है इसकी मुख्य नदी है, और मुख्य नदी होने के कारण से इसको एक तरीके से जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी बंगाल हम लोग यानी कि उत्तरी क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र के लिए हम लोग इसको जीवन रेखा भी मानते हैं। सिक्किम के अंतर्गत आप अच्छा इसको बता दिया मैं। ठीक है, एक जिला भी आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो कि दार्जिलिंग जिला है पश्चिम बंगाल में, वहां से होकर के प्रवाहित होती है ये। ठीक है, और सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो इस नदी के बारे में कुछ कुछ खास बातें ध्यान रखेंगे, इतना में आप बहुत अच्छे से अपना जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली यहाँ से इतना प्रश्न आता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, बालसम के फूल। ठीक है, तो ये बालसम का फूल जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी आपको मैं कई बार प्रश्न भी बता चुका हूँ कि कुछ इस तरीके से खास चीजें, खास करके जो हमारे पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है आजकल। ठीक है, अब नॉर्मली आप देखेंगे कि ऐसा प्रश्न नहीं आ रहा है कि कोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, क्या है। अब उसके खासियत से चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, तो बालसम के फूल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, ये बालसम का फूल जो है ये एक समय तक ही यहाँ पे एक तरीके से ये फूल खिलता है। ठीक है, यानी कि ये पौधे, और कब, तो अभी अभी जैसे देख रहे हैं कि बरसात सितंबर से लेकर के पूरा दिसंबर तक का इस तरीके से ये फूल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी ये समय है इसलिए ये न्यूज में आ गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं। तो छोटे और गुलाबी बालसम, जिसको जीनस इम्पेतिन्स के मतलब ये इस तरीके का इसका नाम भी है, हम लोग वैज्ञानिक नाम जिस तरीके से कहते हैं वो नाम है। तो ये फूल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इनका नाम अगर वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। मुख्य रूप से हम लोग को क्या याद रखना है, तो ये केरल के इडुक्की जिले में, ठीक है, केरल के इडुक्की जिले में ये मुन्नार के पास, ठीक है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। याद रहेगा सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इसका स्थानीय नाम भी है इस फूल का, क्या नाम है? काशी तुम्बा या फिर ओन्ना पो। ठीक है, तो ओन्ना पो, ओन्ना पो। ठीक है, आप लोग भी उच्चारण कर लेना, देखना उच्चारण करे हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका स्थानीय नाम है, और ये पर्यटकों के लिए खास करके अभी बहुत ज्यादा एक तरीके से कहीं ना कहीं आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में परिपक्व बीजों के फूटने और बीज वितरण के कारण से इस बालसम के फूल को, देखिए ये जो पॉइंट है ये याद रखिएगा, टच मी नॉट, टच मी नॉट, ये किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चित है वर्ड, जैसे इस तरह की बात है, या फिर नॉर्मली पूछ देगा टच मी नॉट ये किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो याद रखेंगे बालसम के फूल को ही कहते हैं। ठीक है, और भारत में लगभग 220 बालसम प्रजातियों में से 135 जो है वो दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। ठीक है, ये सब फैक्ट हैं, ये ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं और यही सब चीजों का आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, आप भले ही वर्ड ये सब भूल जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखना है। इडुक्की, जो इडुक्की जिला है उस जिले को बालसम का स्वर्ग कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुड़ी, ठीक है, अनामुड़ी, इसको मैप में आप जा करके देखिए कि कहाँ पे है। तो वहां पे उसके आसपास ऊंचाई पर्वतमाले वाला जंगली जो क्षेत्र है उस जगह पे इसकी एक तरीके से जो ये बालसम का फूल है ज्यादा देखने को मिलता है। और देखिए
ये जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वहां पे 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। बाकी आप जो जो अभी आपको मैं पर्वत वगैरह या इडुक्की जिला आपको बताया, तो उस सब चीजों को आप लोग मैप में एक बार जरूर सर्च करके देखिए। कुछ कुछ काम आप लोग को भी करना जरूरी है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं एराविकुलम, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पेरियार। अगर आप लोग, कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न भी आप देखे होंगे कि निम्नलिखित में से जो चार अगर आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे रहा है और बोलेगा कि ऊपर से नीचे की ओर इसको जमाइए, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे की या नीचे की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन से आएंगे। इस तरीके से भी कई बार प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पूरा केरल का ही अगर देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं वायनाड, फिर साइलेंट वैली, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं पिच्ची वजानी, ठीक है। उसके बाद से फिर ये पाराम्बी कुलम देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद से एरावी कुलम के बाद से फिर आप देख रहे हैं, देखिए और भी इसके अगल बगल और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, लेकिन आप कम से कम इतना तो याद रखेंगे ना, ये इतने सारे टॉपिक तो पूछेगा नहीं, चार ही इसमें से पूछेगा। तो कभी भी आप देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहता है, जो प्रश्न बनता है उसमें कम से कम, जैसे ये हो गया और इतना दूरी रहता है कि जिससे पता हम लोग जरूर ये कर सकेंगे, थोड़ा सा याद रहेगा तो यहाँ इसके पूरा परफेक्टली दक्षिण में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कब, मतलब अगर हम लोग पूरा दक्षिण क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे आप नियार दिख रहे हैं, तो इस तरीके से दक्षिण क्षेत्र में कौन से हैं, या फिर जैसे ये कुलम है, तो राविकुलम के ऊपर में कौन सा क्षेत्र है, कौन सा नेशनल पार्क है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। राविकुलम के दक्षिण में कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टाटेकेड बर्ड सेंचुरी, ठीक है, थाटेकर बर्ड सेंचुरी, या फिर इडुक्की आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद से पेरियार टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो ऐसे थोड़ा बहुत सारे तरीके से आप लोग अपना दिमाग घुमा घुमा करके ये सब चीजों को देखते रहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। मैं जितना मैप का यूज करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व देख लिए कहाँ पे है। इसका जीवन चक्र दिसंबर तक होता है, जून से दिसंबर तक के बीच में। बालसम फूल जो है एक जलवायु पर परिवर्तन की प्रमुख संकेतक भी है। तो इस तरीके से जो फैक्ट है उसको थोड़ा ज्यादा आप ध्यान देंगे, ठीक है। यदि किसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन होता है तो यह पौधों की आबादी जो है वो प्रतिबिंबित होगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेतक के रूप में भी कार्य कर रहा है। मुन्नार से चिन्नार और बाइसन घाटी तक फैले मुन्नार परिदृश्य में लगभग 46 बालसम प्रजातियां पाई जाती है, और मुन्नार जो है बालसम का प्रमुख निवास स्थान भी है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ खास खास बातें। अब एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे भी 40 प्रजातियां। मुख्य रूप से हम लोग को ये समझ में आया कि पूरा ये इधर आप देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट और दक्षिण क्षेत्र में आपको ये जो बालसम के फूल है कई, मतलब बहुत ज्यादा देखने को इधर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बालसम की फूल की प्रजातियों के बारे में कुछ कुछ बातें। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान बता दिया, ये वाला देख रहे हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद से अगला टॉपिक आता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए आजकल पुरस्कार वगैरह खेल से भी ऐसे प्रश्न अब बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना जरूरी है ना। तो देखिए इसमें भी अभी न्यूज में क्यों है, तो अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि वहीदा रहमान जी को जो है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है से सम्मानित किया जाएगा, इनको प्लानिंग किया जा रहा है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कई सारे एग्जाम में भी आ जाता है कि अभी का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है
किनको मिला था 2023 में, तो याद रख सकते हैं। और ये पुरस्कार जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान ये दिया जाएगा। वहीदा रहमान का बहुत सारा अलग अलग मूवी भी है, आप देख सकते हैं। प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहेब, बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फिल्म हैं इनके। ठीक है, और जो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ना, इसमें चयन समितियां होती हैं। तो इन चयन समितियों में कौन कौन से जो है इसमें लोग थे, तो कई बार ऐसे भी उटपटांग प्रश्न भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि जो है यहाँ पे सुश्री आशा पारेख, फिर चिरंजीवी, परेश रावल, ठीक है, और प्रसेनजीत चटर्जी, फिर शेखर कपूर। ठीक है, तो ये लोग इसमें साथ में हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है, इसके बारे में कुछ खास बातें। तो ये जो है एक सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, फिल्मी जगत के अंतर्गत। ठीक है, मतलब भारतीय फिल्म जगत के अंतर्गत। और ये भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसे आजीवन योगदान के लिए, उसके आजीवन योगदान के लिए इनको सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार का आरंभ जो है दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी यानी कि 1969 से शुरुआत किया गया। और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान जो है, याद रखेंगे इनको भी, कई बार ऐसा फैक्ट पूछ देता है। तो अभिनेत्री कौन है? देविका रानी, इनको फर्स्ट बार दिया गया। 52वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो अभिनेत्री यहाँ पे आशा पारेख 2022 में। जस्ट इससे पिछला, तो कई बार पिछला पूछ सकता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। आशा पारेख जी को मिला था 2022 में। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये क्या है। तो ये 1954 में स्थापित किया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश में सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है, और भारत के राष्ट्रपति फिल्मों के प्रदर्शन के समापन में विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदान करते हैं। और पुरस्कारों का उद्देश्य सिनेमाई रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों की समझ और योगदान देने के लिए एक तरीके से तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता, ये सब चीज़ों को एक तरीके से जो है फिल्म निर्माण को कहीं ना कहीं लोग प्रोत्साहित करते हैं। तो इसलिए ये सब दिया जाता है, और जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता भी कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आप लोग चित्र वगैरह देखते रहिएगा, काफी लोग के लगाए गए हैं। देखिए, इसमें अलग अलग और भी 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि फीचर फिल्म अवार्ड अलग से, फिर गैर फीचर फिल्म, फिर उसी तरीके से सिनेमा पर सर्वोच्च लेखन। ठीक है, 1973 से भारतीय फिल्म महोत्सव निदेशालय प्रति वर्ष भारत में अन्य प्रमुख फिल्म कार्यक्रमों के साथ साथ समारोह का भी संचालन करता है। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वांचुआ उत्सव। तो ये वांचुआ उत्सव जो है अभी इसलिए यहाँ पे न्यूज में है क्योंकि ये उत्सव मनाया जा रहा है किनके द्वारा? तो तीवा जनजाति, याद रखेंगे, तीवा जनजाति मुख्य रूप से इनके लिए ये बातें याद रखें, क्योंकि ये जो एक तरीके से जो ये वांचुआ उत्सव जो है, ये कहीं ना कहीं फसल यानी कि कृषि से संबंधित है। ठीक है, और इस उत्सव में ये जो तीवा जनजाति जो है, ये लोग इसमें नृत्य करते हैं, अलग अलग अपनी अपनी परंपराएं हैं, और उस हिसाब से जो है इस तरीके से करके प्रार्थना करते हैं, और फिर एक तरीके से मतलब भरपूर फसल, अच्छी फसल हो, उसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं इस वर्ष। ठीक है, तो ये बातें इनके लिए, और कुछ खास बातें और इसमें तीवा जनजातियों के संबंध में भी हम लोग देखते हैं। तो तीवा जनजाति का जो संबंध है इंडो चीनी मंगोलाइड नस्लीय समूह से है, और ये जो जनजाति है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग को ध्यान है, ये सारे क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र। तीवा जनजाति एक स्वदेशी यानी कि तिब्बती वर्मन जाति, ये समुदाय जो कि मुख्य रूप से असम और मेघालय राज्यों में रहती है। तीवा जनजातियों को असम में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे ऐसे फैक्ट को ध्यान रखेंगे।
ठीक है, और इन्हें लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो लालुंग के नाम से भी इनका अलग एक नाम है, समझ लीजिए। ठीक है, अब वांचुआ महोत्सव के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो वांचुआ महोत्सव आप चित्र में देख रहे होंगे सारी चीजें। तो ये जो है पहाड़ों में रहने वाले तीवा जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, क्योंकि इसका संबंध कृषि से है। तो इसीलिए मैं इसको आप लोगों को सामने मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका संबंध है कृषि से। ठीक है, और एक तरीके से ये जो वांचुआ महोत्सव है, और कहीं ना कहीं जो तीवा जनजाति है, इनके लिए एक तरीके से जो है कृषि जो है ये इनका एक मुख्य आधार भी है अर्थव्यवस्था का। तो इसलिए भी ये लोग इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तीवा जनजाति भरपूर फसल के साथ साथ कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए अपने भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये लोग हाथ में बांस की डंडियों का उपयोग करते हुए लक्ष्यबद्ध रूप से चावल के पाउडर को पीटते हैं और एक गोलाकार सर्कल में चारों ओर घूमते हैं। सुअर उनके आहार और उनकी संस्कृति की एक प्रमुख हिस्सा है। तो वांचुआ महोत्सव के बारे में भी हम लोग कुछ खास बातें देखें। और देखिए अभी जो बातें चल रही है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लगभग राउंड अच्छे से चित्र नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिर भी दिख रहा होगा कि ये इस तरीके से ये लोग सभी सीक्वेंस में लाइन से घूम रहे हैं, और ये चावल की टोकरी है। ठीक है, तो इस पे ये लोग एक तरीके से ये इस जो बांस या फिर कोई भी ऐसा डंडी हो इसमें मार रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये लोग महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास खास बातें जो है करंट अफेयर्स में थी, इन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप लोग देखिए, आप लोग सभी लोग जरूर वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। अगर देख रहे होंगे तो जरूर आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। हमारे और भी अलग अलग वीडियोस आते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए खुद एक बेहतर आपके नॉलेज को और बेहतर करने का हमारा प्रयास रहता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।